राष्ट्रपति भवन पे सेरेमोनियल वेलकम व्लादिमीर पुतिन को दिया जाएगा, जिसके बाद 11:30 बजे के आसपास वो राजघाट की तरफ जाएंगे, जहां पर रीथ लेइंग होगा। वहां पर फिर 11:50 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए हैदराबाद हाउस पहुंच जाएंगे व्लादिमीर पुतिन। एक फोटो अपॉर्चुनिटी भी होती है वहां पर, और उसके बाद बैठक वहां पर शुरू हो जाएगी। लगभग 1 घंटे का दायरा बताया जा रहा है इस बैठक को, और दोपहर में करीब 1:50-2 बजे के आसपास प्रेस स्टेटमेंट्स जारी किए जाएंगे। एक संयुक्त तौर पर बताया जाएगा कि क्या क्या हुआ है। 7 बजे शाम में फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, चूंकि राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वो मुलाकात करने के लिए जाएंगे राष्ट्रपति भवन में। और फिर रात 9 बजे यानी अब से लगभग कल 1 घंटे बाद, अब से 25 घंटे बाद व्लादिमीर पुतिन वापस रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। जनरल सिवाच भी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। जनरल सिवाच, जो सारी बातें हो रही हैं, उन सारी बातों के बीच उन रक्षा उपकरणों की, एक सौदे की, वो सारी चीजें भी बात हो रही हैं कि हम क्या उन उपकरणों को अर्जित करने के लिए उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा कि रूस भी, चूंकि रूस ने अपनी तरफ से भी Su-57 को लेकर एक ऑफर कहा है कि हम चाहेंगे कि भारत हमसे ले, तो वो सारी चीजें भी होंगी, और उसमें ऑटोमेटिक उसकी तुलना दुनिया की और खासकर अमेरिका की उस विमान से हो जाएगा जिसके बारे में स्वयं ट्रंप बोलते हैं। तो ये सारी चीजें भी बड़ी पेचीदा रहेंगी। हाँ बिल्कुल, देखो श्वेता, इसमें कोई शक नहीं कि आज भारत की रिक्वायरमेंट क्या है। आज भारत चाहता है S-400, जो बहुत ही अच्छा काम किया है उसने ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी हमें 5 रेजिमेंट ली थी, $5.44 बिलियन। उसकी 3 रेजिमेंट आई, 2 अभी भी आनी हैं, उसके लिए भी बातचीत करेंगे उसको जितनी जल्दी मिल सके। और इसके अलावा हम 3 से 5 और रेजिमेंट चाहते हैं S-400 की। और कहीं ना कहीं बात चल रही है कि S-500, क्योंकि S-500 जो है वो एक बिल्कुल इससे अलग है, और इतनी उसकी काबिलियत और क्षमता है कि वो हाइपरसोनिक जो मिसाइल हैं उनको भी रोक सकता है, इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल को भी रोक सकता है। और रूस जो है उसको कर रहा है जॉइंट प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो मुझे लगता है उसमें भी इंटरेस्ट दिखाया जाएगा। S-500 में कोई चीज फाइनलाइज नहीं होगी, बातचीत बहुत चलेगी, इसमें कोई शक नहीं। एक Su-57 की जब बात होती है श्वेता, ये याद रखो कि 2-3 कंट्रीज हैं जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। एक तो है अमेरिका के पास जो F-35 है, और एक है रूस के पास Su-57, और चीन क्लेम करता है कि उनका J-20 और J-35 भी 5th जनरेशन है, मगर आज तक इसका किसी ने पुख्ती नहीं किए। तो बात आती है F-35 और Su-57, क्योंकि जो हमारा AMCA है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसको 10 साल लगेंगे, तो हमें चाहिए इन बिटवीन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। तो अब तुलना की जाए कि F-35 और Su-57, अगर आप तुलना करें कि Su-57 में क्या ऐसी चीजें हैं जो कि पलड़ा Su-57 की तरफ झुकता है, वो 3-4 चीजें। एक तो Su-57 इससे कम से कम 3 गुना सस्ता है F-35। दूसरा कि अमेरिका जो है वो लिमिटेड टेक्नोलॉजी देता है, जबकि रूस कह रहा है कि आपको पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, ये जॉइंट प्रोडक्शन होगा भारत के अंदर, सोर्स कोड भी दिया जाएगा जिससे आप जो भी हथियार इसमें लगाना चाहें, बरमोज जो है या आपकी दूसरी मिसाइल, वो लगा सकते हैं। तो ये एक प्रकार गेम चेंजर है, और ये तो विन विन सिचुएशन है, भारत बिल्कुल लपकेगा इसको। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और देखो दूसरा, ये जो मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं जो कि हमारे न्यूक्लियर पावर के लिए बहुत जरूरी है, वो देने के लिए तैयार है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी चाहिए श्वेता, कि देखो हमारा जो है ट्रेड इम्बैलेंस है रूस के साथ, हमारा $68 बिलियन का टोटल ट्रेड है, जिसमें से $63 बिलियन रूस एक्सपोर्ट करता है और हम $5 बिलियन करते हैं। तो हम चाहेंगे कि उनकी मार्केट खुले। जो हमें नुकसान हो रहा है अमेरिका से, हमारे को 50% टैरिफ लगाने से, हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जैम, ज्वेलरी, और इसके साथ आपकी जो ऑटोमोबाइल है, उसके लिए आपको मार्केट हो, आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाए, कि आपको एग्रीकल्चर में, सही बात है। ये लक्ष्य है कि $100 बिलियन जो है ट्रेड कर लिया जाए 2030 तक। लेकिन जैसा कि जनरल सिवाच बोल रहे हैं, जरूरी यह है कि बैलेंस रहे और ट्रेड डेफिसिट जो है उसको पाटा जा सके।
हम हमारे साथ इस समय लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह, पूर्व जीओसी वेस्टर्न कमांड भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि अब से 1 घंटे बाद हम आपको वो कौन सा ग्लोबल सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाने वाले हैं जो व्लादिमीर पुतिन के आने से पहले उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक को दिया है। देखिए। तो बस 1 घंटे में हम आपको ये ग्लोबल सुपर एक्सक्लूसिव अपना दिखाने वाले हैं। लेकिन जनरल सिंह, तब तक मैं आपसे जानना चाहती हूं कि ये जो हम पूरी चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दे जो जो एजेंडा पर हैं, जिन पर चर्चा हो सकती है, जिन पर चर्चा होने की जरूरत है, रिश्ते बेहतर होने की जरूरत है, उन सब के बीच जो रक्षा और रक्षा उपकरण, उनकी जो बातचीत है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये भारत के लिए जब तक हम डेवलप कर रहे हैं अपनी एमका, तब तक Su-57 की बात हो, जो कि तुलना में, जो अमेरिकी विमान की तुलना में अगर हम देखें तो वो काफी सस्ती भी बैठती है। ऐसा नहीं है, उसकी उसकी कीमत भी कम होती है। कुछ स्टेल्थ को लेकर कुछ सवाल हो सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें भारत क्या इस समय उसे परखने के लिए तैयार होगा, क्योंकि बहुत शुरुआती स्टेज है इसका। देखिए श्वेता जी, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं भी एक पुराना फौजी होने के नाते बहुत उत्साहित हूँ इस विजिट पर। मेरे मन में भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। देखिए, जब मैं कमीशन हुआ, मेरी सारी जिंदगी मैंने रशियन टैंक्स के ऊपर नौकरी करी। पहले T-55, PT-76, T-72 और T-90, इन टैंकों पे हमने नौकरी करी। एक समय पर हमारी फौज में लगभग 80 से 85% जो इक्विपमेंट थी वो रशियन ओरिजिन की थी। अब धीरे धीरे कर कर पिछले कुछ सालों में वो कम होकर 60% आ गई है। तो ऐसा नहीं है कि ये दोबारा से 85% हो जाएगी, नहीं। कुछ एक ऐसी विधाएं हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें हमें रूस से सामरिक मदद मिलती है। जैसे कि SSN की लीजिंग है, जैसे कि हमने पहले भी रशिया के साथ एयरक्राफ्ट्स बनाए हैं, मिग से शुरू करके Su-30, और हमारे पास कॉमनैलिटी है। आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी हमने मिलजुल कर काम किया है। तो इन सब विधाओं में हमें उम्मीद है कि हम ब्रह्मोस भी हम रशिया के साथ बनाते हैं। लेकिन श्वेता जी, ऐसा भी सोच लेना कि सब कुछ हमारे टर्म्स पे होगा, ये शायद मुमकिन नहीं है। क्योंकि जो देश टेक्नोलॉजी देता है वो अपने पास कुछ लीवरेजेस जरूर रिटेन कर लेता है, ताकि हमेशा आपको उसके साथ संबंध बनाकर रखने पड़े। तो एक तो ये डिसिप्लिन है, और दूसरा है कनेक्टिविटी का मामला। जहां पर भी हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बरखिलाफ कनेक्ट होना चाहते हैं, वहां पर हमें अमेरिका से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ सैंक्शंस हैं वो भी लगा दी जाती हैं, और उसकी वजह से हम INST और दूसरे कॉरिडोर्स का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। जी, बस हम कुछ ही लेकिन देर में जी
हम कुछ ही देर में अपने दर्शकों को 7 लोक कल्याण मार्ग के भीतर की तस्वीरें भी दिखाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीतर लेकर जा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन को। और जो पूरा पीएमओ है, हालांकि जो पीएमओ को अब सेवा तीर्थ भी कहा जा रहा है, वहां पर भारत और रूस के झंडे पूरे दिख रहे हैं। पूरे में लाल कारपेट, लाल कालीन बिछी हुई है। बस कुछ देर में हम आपके सामने वो तस्वीरें भी रखने वाले हैं। मंजीत, आप जिस जगह पर हैं वहां पर रूसी राष्ट्रपति के रहने का इंतजाम है? ये श्वेता, जो सरदार पटेल मार्ग है, यहाँ पर मॉरिस शेरेटन होटल और ताज जो पैलेस है, दोनों ही लगभग रूसी राष्ट्रपति के लिए है। मॉरिस शेरेटन में उनको रुकना है, जहाँ पर उनकी व्यवस्था है। और कल से ही यहाँ पर पूरा जो इलाका है उसको चाक चौबंद किया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल जो कमांडो हैं उन्होंने पूरे रास्ते को घेरा। और ये मेरे पीछे आप देखें, इस वक्त भी यहाँ पर ट्रैफिक को रोका गया है, क्योंकि अभी इस रास्ते से ही वो 7 LKM पहुंचे थे। और उसके बाद वापस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका जो निजी डिनर है, उसके बाद वापस यहाँ पर आएंगे। तो लगातार सुरक्षा बहुत चाक चौबंद पिछले 2 दिनों से यहाँ पर की गई है। और कल जब तक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर हैं, ये सुरक्षा लगातार यहाँ पर बनी रहेगी। और हालांकि उनकी अपनी खुद की सुरक्षा बहुत चाक चौबंद है। उनके साथ पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं जिस तरह के प्रोटोकॉल को वो फॉलो करते हैं, चाहे उनका स्पेशल विमान से लेकर उनके स्पेशल कमांडो, वो सारी चीज़ें देखने लायक हैं यहाँ पर। और इस वक्त भी अगर आप देखें तो मेरे दाहिनी तरफ जो मॉरिस शेरेटन होटल है, वहाँ पर इस वक्त किसी भी विजिटर की एंट्री नहीं है। पूरे होटल को मंजीत, 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगी। ये प्रधानमंत्री आवास के भीतर की तस्वीरें जिसका मैं जिक्र कर रही थी, वो आप इस समय देख सकते हैं। पूरा किस तरीके से इसको सजाया गया है। जो लाइटिंग है उसमें एक बार आपको तिरंगा दिखेगा भारत का, और उसके बाद आपको रूस का झंडा दिखेगा। और उसके साथ ही पूरी उस गैलरी में उनके लिए लाल कालीन बिछी हुई है। दोनों साथ में चलते हुए देखे जा रहे हैं। बातें जो गाड़ी में शुरू हुई थी, वो बातें यहाँ भी निर्बाध चली जा रही हैं, एम्बेसडर डोगरा। और वैसे भी प्रधानमंत्री ने जब से 2014 से यहाँ पर आए हैं, केवल नाम नहीं बदला है, बल्कि पीएमओ की जो प्रधानमंत्री आवास के भीतर बहुत सारी चीजें उन्होंने बदली हैं। तो उसकी एक झलक जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो दोस्ती की झलक और जो केमिस्ट्री की झलक। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि ऐसी चीजें जो हैं डेलीगेशन को भी प्रभावित करती हैं। हाँ। और जो लीडर है उसको भी प्रभावित करती हैं। जब विजिट खत्म हो जाती है या होटल में जब जाते हैं, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन होती है। अच्छा। कि देखिए उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके हमारे लिए ये किया। एक और चीज़ जिसका जिक्र किया था, आप ही ने किया था शायद, डॉलर का। जी। डॉलर भी डिस्कस होगा, क्योंकि $300 बिलियन वेस्टर्न कंट्रीज इनके दबा के रखे हुए हैं, रशिया के। तो इसलिए एक गाड़ी के भीतर की सेल्फी भी आ गई है। ओह तो एक भैसा, तो वही देखिए ना, जैसे इन सम वेज दिस इज आल्सो ए रिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी टू कीप वन फॉर द रिकॉर्ड। और मैंने खींची थी सेल्फी। तो जो डॉलर का जो भैसा बैठ गया है कि अमेरिका कल को हमारे से नाराज हो जाए किसी भी देश से, तो हमारे डॉलर ना छीन के बैठ जाए। दूसरा एक स्विफ्ट होता है। $1 भी आप कहीं इंडिया से किसी और देश में भेज रहे हैं, तो उसमें ये अपना हिस्सा रखते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता है। तो कई चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो अभी डिस्कस होंगी डिनर पे सेल्फी के बाद। ये तस्वीर गाड़ी के भीतर, हाँ, ये गाड़ी की तस्वीर ऐसे दिखा रही है कि जो यंग डेज में जब पुतिन थे ना, और जो इनके फ्रेंड्स थे, जैसे मेदवेदेव वगैरह, जो इनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट रहे हैं, जो ये इनका फोरसम की फ्रेंडशिप की अगर पुरानी तस्वीर देखो यंग डेज की, तो ये पुतिन बिल्कुल अब वापस से ऐसे लग रहा है जैसे वो अपनी मैं सॉरी टू यूज दैट वर्ड, कि अपनी चौकड़ी में पहुंच गए। ये दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, यू नो, दे हैड ए फोरसम देयर। जब ये लोग ईस्ट बर्लिन में थे, एक फोरसम थे। इनकी कई बार अखबारों में, जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे पहले, उसके बाद प्रेसिडेंट बने ना, तो इनकी काफी तस्वीरें आती थी।
तो उस मूड में लग रहे हैं बिल्कुल। ये जो साथ में आप तस्वीरें देख रहे हैं, चाहे एयरपोर्ट जो पालम टेक्निकल एरिया था वहां से जब रिसीव किया प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को, फिर साथ में जाकर गाड़ी में बैठे, क्योंकि गाड़ी व्लादिमीर पुतिन की नहीं थी। पहले ये चर्चा हुई कि पता नहीं किस गाड़ी में जाएंगे, लेकिन उनकी अपनी गाड़ी तो अलग दिखती है, ऑरस सेनाट उसको कहते भी हैं, मतलब उसको अगर ट्रांसलेशन लीजिए तो गोल्ड रशिया और रशिया उससे होता है उसका नाम। तो उस गाड़ी में नहीं बैठे थे और प्रधानमंत्री की भी नहीं थी, सफेद रंग की एक गाड़ी थी जिसमें दोनों सवार हुए, उसके भीतर ये फोटोग्राफ दोनों ने लिया है। और वहां पर जब पहुंचे और जब अब थोड़ी देर में जब आप वो पूरा इंटरव्यू सुनेंगे लगभग 50 मिनट बाद, तो आप उसमें सुनेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी से रिश्तों को लेकर क्या कहते हैं, और खासकर जो गाड़ी की पहली राइड थी दोनों की चीन के टियानजिन में, उसके बारे में भी व्लादिमीर पुतिन ने अपनी बात कही थी। अब चर्चा करने के लिए जब दो ऐसे वैश्विक नेता हैं तो उनके पास तमाम मुद्दे रहते हैं, लेकिन उन तमाम मुद्दों को चर्चा करने के साथ साथ ही उसकी नींव रखने की ये बारी है। और नींव रखी जा रही है किस तरीके से, तो देखिए, एक ही गाड़ी में दोनों आए हैं, एक गाड़ी में दोनों उतरे हैं, गाड़ी से उतरने के बाद एक बार फिर हाथ मिलाया है और घर के भीतर की तरफ वो दाखिल हो रहे हैं। अब तस्वीरें भी बड़ी खूबसूरती से ली गई हैं, फव्वारे के साथ आप देखिए दोनों कैसे आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ लाइटिंग जो वॉल्स पे है दोनों कलर्स की, पूरा फ्लैग्स ध्यान रखा गया है उसका, इंडियन और उनके फ्लैग्स की जो लाइटिंग की है। जनरल सिवाच, ये जो सुंदर तस्वीरें चल रही हैं, ये तो इशारा कर रही हैं कि मतलब शुरुआत अच्छी हुई है तो अंत भी अच्छा ही होगा, भला होगा, आगे की नींव भी रखी जाएगी। जनरल सिवाच, आपका आप म्यूट से हटा लें। विजिट की तैयारी है वो बहुत की गई और ये अच्छा, एक मिनट सर, मैं ये प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, वो हम जल्दी से अपने दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उनसे कहा निजी रूप में वो तो कहा, लेकिन इसके साथ सोशल मीडिया पर भी उन्होंने पोस्ट किया है ताकि देशवासियों से साझा कर सकें इसको। उन्होंने लिखा कि पुतिन का स्वागत करके खुश हूं, भारत रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है। बड़ी बात उन्होंने लिखी है, कल हमारी बातचीत का बेसब्री से इंतजार है। ये कल औपचारिक बातचीत होगी। हालांकि कूटनीति में कोई भी अनौपचारिक बातचीत नहीं होती है, लेकिन फिर भी कल की बातचीत को एक आवरण होता है उसका, औपचारिक बातचीत का। तो पुतिन के दौरे पर पीएम मोदी का ये पोस्ट है जिसमें उन्होंने कल की बातचीत के लिए जिक्र किया है। पुतिन का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है, ये कहा है। बहुत दिलचस्प रहा कि किस तरीके से जब मोदी वहां पर उनके स्वागत के लिए गए और जब विमान की तरफ वो बढ़े और साथ में पुतिन विमान के नीचे उतर कर आए, और उसके बाद क्रेमलिन की तरफ से स्टेटमेंट आ गया कि हमें नहीं पता था कि प्रधानमंत्री अगवानी करने के लिए आ रहे हैं, स्वागत करने के लिए आ रहे हैं पुतिन की। आप जनरल सिवाच अपनी बात पूरी करें। हाँ बिल्कुल, देखो श्वेता, आपने ठीक बोला कि नॉर्मली प्रोटोकॉल होता है कि प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं, मगर प्रोटोकॉल पे 7 बार प्रधानमंत्री ने तोड़ा है। और उसकी वजह यह है कि जो इनकी केमिस्ट्री, दोस्ती भारत और रूस की है, और जिस प्रकार से रूस के जो प्रेसिडेंट पुतिन हैं उन्होंने प्रधानमंत्री की देखभाल की थी जब वो रूस गए थे। अब बात आती है कि इस विजिट का महत्व क्या है। देखो, एक सच्चाई है, यह रशिया यूक्रेन लड़ाई के दौरान रूस कहीं आइसोलेटेड हो गया था, अलग अकेला पड़ गया था। और इसके साथ कंट्रीज कौन सी थी? चीन था, नॉर्थ कोरिया था या ईरान था। इनकी खुद की अहमियत नहीं है, इंक्लूडिंग चीन के लिए। अगर वो भारत उसके साथ खड़ा नजर आता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी पुतिन के साथ खड़ा आता है, तो ये एक प्रकार वर्ल्ड की हेडलाइंस है। तो फिर वो ही नो मोर आइसोलेटेड, ये एक बहुत बड़ा संदेश वर्ल्ड के अंदर जाता है। और भारत ने ये दिखाया है कि हम एक प्रकार से इंडिपेंडेंट हैं, मल्टी अलाइन हैं और स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी का मुजाहरा करते हैं। हमारे रिलेशन अमेरिका से भी अच्छे हैं, हमारे रिलेशन रूस से भी अच्छे हैं, हमारे रिलेशन यूरोप से भी अच्छे हैं, हमारे यूक्रेन से। हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं। देखो, अभी आने से कुछ दिन पहले ही हमने MH-60R जो कि सी हॉक हेलीकॉप्टर हैं, वो करीब करीब 1 बिलियन के 24 हेलीकॉप्टर अभी खरीदे अमेरिका से। हमने अमेरिका के साथ एक प्रकार डिफेंस का डील किया है 10 साल के लिए। तो सच्चाई यह है कि हम ये मैसेज पास कर रहे हैं, हम जो भी काम करेगा भारत वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में करेगा। और भारत का नेशनल इंटरेस्ट कहता है कि जो एनर्जी हमारे को सस्ती मिल रही थी रूस से, वो हम बाय एंड लार्ज कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, हमको उसके लिए
कुछ भुगतना पड़ा है, 50% टैरिफ लगा है और उससे हमें नुकसान हुआ, क्योंकि अमेरिका के साथ जो भारत का ट्रेड है वो $132 बिलियन, और भारत का जो ट्रेड सरप्लस है, क्योंकि भारत जो है वो एक्सपोर्ट करता है करीब करीब 96-97 बिलियन डॉलर, और जबकि इंपोर्ट करता है $40 बिलियन। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैम, ज्वेलरी, तो हम कह रहे हैं रूस को कि आप अपनी मार्केटें खोलें, भारत का सामान वहां बिके। हमारा जो रूस के साथ ट्रेड का डेफिसिट है, हमारा जो ट्रेड है वो रूस की तरफ स्क्यूड है, तो उसको भी बातचीत होगी कि भाई कहीं ना कहीं भारत का ट्रेड बढ़े, भारत में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट, ऐसी चीजें जाएं, स्किल्ड लेबर जाए, जो कि बात हो रही है 20 लाख के करीब, वो 50 लाख तक जा सकते हैं। कहने का मतलब है आने वाले समय में भारत और रूस के रिलेशन बढ़ेंगे। दूसरा, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर आप देखें, चेन्नई व्लादिवोस्तोक जो कॉरिडोर बनेगा, इसके अंदर आप देखना कि कितना ट्रेड जाएगा, कम से कम 2 से 3% ट्रेड जाएगा वर्ल्ड का। और दूसरा, ये जो आप बात करते हैं नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो चाबार पोर्ट, जो ईरान से जाके अफगानिस्तान, फिर सेंट्रल एशियन स्टेट, और फिर वो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ता है, कि जो कि यूरेशिया को भी और रूस को भी जोड़ता। मुझे लगता है कि बहुत ही अहमियत बातें होने वाली हैं, जिसके अंदर डिफेंस भी है, जिसमें इकोनॉमी भी है, जिसमें न्यूक्लियर की बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर, क्वांटम। तो मुझे लगता है कि ये जो 24 घंटे की तो है, मगर ये महत्वपूर्ण जो बातचीत होगी भारत के प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच में, ये मुझे लगता है गेम चेंजर है, ये विन विन बड़ी बात सिचुएशन है प्रधानमंत्री ने दोनों भी तरफ कह दिया, चूंकि भारत रूस की दोस्ती कसौटी पर खरी उतरी है, ये बात उन्होंने कहा है, जो कि एक पास्ट का भी रेफरेंस आ जाता है, प्रेजेंट का भी रेफरेंस आ जाता है और फ्यूचर का प्रॉमिस भी आ जाता है। एम्बेसडर डोगरा, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? इसमें उन्होंने 3 जी। सेपरेट मैसेजेस दिए हैं प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट्स में। एक तो बहुत खुशी हो रही है प्रेसिडेंट पुतिन वेलकम को करते स्वागत हुए। करने जी। की। सेकंड, एम्फसाइज किया है कि कल जो बात है उसका बेसब्री से इंतजार है। जी। इसका मतलब ये है कि आप आज जो है वो तो हम दोनों के बीच में है, कल जो है वो नेशनली और इंटरनेशनली पता लगेगा। और थर्ड, जो कसौटी पे उतरी है, आपने बिल्कुल ठीक इंटरप्रेट किया कि यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, जी। इसका रिफ्लेक्शन है और कॉन्फिडेंस है कि ये ना सोचें कि हमारे जो रिश्ते हैं वो थर्ड पार्टी से इफेक्ट होंगे। इट्स अ मैसेज बोथ टू अमेरिका एंड चाइना। सो वेरी वेल पुट ऑल दीस थ्री। क्योंकि जैसे पुतिन ने भी इंटरव्यू में कहा ना कि हम किसी से रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते, अमेरिका के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हम किसी से रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, हम बस आगे की दिशा में बढ़ना चाहते हैं। वही चीज तो इंडिया भी कर रहा है ना, कि आप किसी दूसरे देश से अपने रिश्ते बिना स्पॉइल किए हुए आप एक देश के साथ दोस्ती अपनी निभा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये मैसेज जाना नहीं चाहिए कि हम अमेरिका से हमने एकदम डिवोर्स कर दिया है। बिल्कुल ठीक है, ट्रम्प एक खास आदमी हैं, तो वो फेज भी निकल जाएगी, या शायद उनको खुद समझ आ जाएगी कि एक लिमिट क्रॉस कर ली है उन्होंने, क्योंकि वो सुबह कुछ बोलते हैं, रात को कुछ बोलते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग फिर और उलट जाते हैं। तो होपफुली इंडिया रिलेशंस के ऊपर भी वो चेंज करेंगे अपनी डायरेक्शन। तो पर ये है कि बड़ा सोच समझ के दोनों साइड ये विजिट को ले रही हैं और मैसेजिंग को ले रही हैं। परमानेंट दुश्मन एक ही ठीक है, पाकिस्तान। बाकी आप मैच्योर्ड देशों की तरह आपके रिश्ते जिस तरीके से, मतलब चाइना के साथ भी जैसे इवॉल्व होते हैं उन चुनौतियों के बावजूद, और रशिया के साथ जैसे आप मेंटेन करते हैं एक रिलेशनशिप को, इतनी बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बीच, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी जनरल केजे सिंह हम देख सकते हैं। कि ऐसा है, सामरिक तौर पे जो इस विजिट में हो रहा है, वो राजनीतिक, डोगरा साहब तो मेरे से अच्छी तरह जानते हैं, उसका जो फॉर्मेट है वो पहले से बना लिया गया है। ये नहीं है कि ये कुछ शूट ऑफ द हिप होगा, ये सब चीजें बहुत सोच विचार करके, पीछे बैक स्टेज पे नेगोशिएशंस करके कर ली गई हैं। अब इनको, जिसको कहते हैं ना कि हम एक व्यंजन बनाते हैं, एक डिश बनाते हैं, उसको तड़का लगाया जा रहा है, उसको तड़का लगाया जाएगा। और अभी ये कोई
हमारी पहल नहीं है। ये ट्रंप ने ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड में एक शोबाजी, एग्जिबिशनिज्म, डिप्लोमेसी में लाकर खड़ी कर दी। तो हम क्या करें? हमारे ऊपर भी तो ये चैलेंज है ना कि हम कुछ ऐसा करें कि ट्रंप साहब को भी थोड़ी नसीहत मिले, चीन को भी थोड़ा सबक मिले, और भारत का जो एक सामरिक संबंध है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, यह आज की बात नहीं है। यह उस जमाने की बात है जब 7th फ्लीट यूएसएस एंटरप्राइज को लेकर बंगाल की खाड़ी में आ गया था। रूस हमारे साथ खड़ा रहा, कश्मीर के मुद्दे पे खड़ा रहा, और किसी देश ने हमारे को एसएसएन नहीं दिए, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल नहीं दी। तो वो संबंध तो हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम सारे दूसरे जो ब्रिज है उनको जला डालेंगे। हम तो एक मल्टीलैटरल फिलॉसफी पे चल रहे हैं, और हमारे तौर पे भी हमको ऐसा एक्सपेक्ट कर लेना कि प्रेसिडेंट पुतिन सब कुछ हमारे टर्म्स पे कर देंगे, शायद नहीं होगा, हो भी नहीं सकता। ऐसी एक्सपेक्टेशन बढ़ानी भी नहीं चाहिए हमें। तो एक बहुत अच्छे दोस्तों के बीच एक बहुत अच्छे राजनयिक ढांचे की बातचीत के बाद एक विजिट हो रही है, और उसका एक जबरदस्त संदेश दिया जा रहा है। और ये सब कुछ जो होने वाला है, इसमें मेरा आपसे अनुरोध है, मैं थोड़ा अलग साउंड करूंगा आपके पैनल में, कि ऐसा नहीं है कि पता नहीं है पुतिन को क्या होगा, वो केजीबी के हैं। ऐसा नहीं है मोदी साहब को नहीं मालूम कि आगे की स्क्रिप्ट क्या है, वो स्क्रिप्ट सारी उन्होंने तैयार कराई है। दोनों देश इस स्क्रिप्ट को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, लेकिन समय के साथ इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, और ये एक बहुत अच्छा पहलू है। मैं तो आपको बताया, सारी जिंदगी रशियन इक्विपमेंट के साथ रहा, तो और हमारे जवानों का बहुत साथ दिया उस इक्विपमेंट ने, हर लड़ाई में, हर जगह पे। तो हम तो उत्साहित हैं, हम चाहते हैं कि हम देखिए, अभी हमने रशिया के साथ पहले हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का, जो कि बहुत सालों से चल रहा था Su-30 के बाद, लेकिन वो किसी कारणवश बंद हो गया। कहीं ना कहीं हमको अमेरिका से ज्यादा उम्मीदें होंगी, तो हमने सोचा शायद अमेरिका हमारे साथ सब कुछ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने तो हमको F-104 इंजन ही नहीं दिए पिछले पूरे साल। सही तो बात। कहीं हमको, और देखिए हमारे जहाज आने थे जिनके इंजन यूक्रेन से आने थे, लड़ाई चल रही थी, लेकिन रशिया ने हमारी मदद की। वो इंजन यूक्रेन से भारत लाए गए, भारत से रशिया ले जाए गए, और फिर उन प्लेटफॉर्म पे फिट किए गए। तो रशिया ने हमारे साथ बहुत अकोमोडेशन किया है। और मैं आपका ध्यान जल सिबात साहब की बात की तरफ दोबारा से लेके जाना चाहता हूं। आज दुनिया की लड़ाई, सामरिक लड़ाई, कनेक्टिविटी की लड़ाई है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उत्तर जो है वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर में है, लेकिन उसके ऊपर बड़े संकट के बादल मंडराते हैं अमेरिका की वजह से। ईरान उसमें शामिल है, ये भी एक वजह है। तो चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर जो है, इसकी बहुत बड़ी पोटेंशियल है, और हमने सखालिन में इन्वेस्टमेंट किए हैं, हमने हाइड्रोकार्बन में इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो हमारे रशिया के साथ जो संबंध है वो एक टाइम टेस्टेड, एक बड़े और मल्टी डायमेंशनल है। उसको हम ये ना लेके चलें कि सिर्फ कल हम जब इसका आकलन करें कि ये Su-57 हुआ कि नहीं हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें हम आगे बढ़ेंगे। और नहीं, सही बात है। और वही चीज चर्चा चल रही है कि जिस तरीके से रूस की तरफ से ये ऑफर किया गया, पेस्कोव ने जिस तरीके से कहा कि भारत को मतलब हम चाहेंगे भारत ले। अब जो हम चर्चा करते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि आप एक दुकान लगी हुई है और जो आ रहा है उसमें से ले सकता है, नहीं, आप सबके लिए अव्वल तो वो नहीं रखते हैं। दूसरी चीज, वो आपका भी एक विश्वस्त उपकरण है।
तीसरी चीज वो ये कि जिस तरीके से Su-30 को लेकर भारत में प्रोडक्शन उसका होता रहा, जो MKI जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से जनरल दयाल आज की तारीख में Su-57 को लेकर बढ़ते हुए कदम एक अच्छी खबर हो सकते हैं। देखिए श्वेता, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अभी जो दुबई एयर शो था जी, उसके साइड लाइन्स पर जो मिस्टर चिमजोफ हैं, जो रोस्टेक कंपनी है वहाँ की, रोसबर्नो एक्सपोर्ट से भी जो टॉप कंपनी है जिसके नीचे सारी प्रोडक्शन है, रोस्टेक के चीफ ने कहा था कि साइड लाइन्स पर पूरी वर्ल्ड मीडिया के सामने कहा था कि हम इंडिया को Su-57 कंप्लीटली इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, कंप्लीट TOT को साथ करना चाहते हैं, वहां सप्लाई चेन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और इंजन की प्रोडक्शन करना चाहते हैं। तो वो तो कंप्लीट ऑफर दे चुके। अब बात ये है कि ये बातें जो है कुछ दिन के लिए पब्लिक डोमेन में डिस्कशन रहेंगी, इन पे कोई फैसला नहीं सुनाया जाएगा। मैंने जैसे कहा ना, हमारे यहाँ IRIGC है, दोनों कंट्रीज के बीच में वर्किंग ग्रुप्स हैं, और सबसे प्रोएक्टिव डिफेंस IRIGC है ना। डिफेंस मिनिस्टर, आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उनके डिफेंस मिनिस्टर यही चीजें तो डिस्कस कर रहे थे 5 बजे के बाद। तो ये सब जो है ये अभी उजागर नहीं होगा, इसमें एयरफोर्स का भी तो रोल है ना। एयरफोर्स पहले ट्राई करेगा उसको इक्विपमेंट को कंप्लीटली, जब उसकी ट्रायल इवेल्युएशन में वो कंप्लीट सेटिस्फाई होगा तब Su-57 के लिए मुहिम तेज होएगी। वक्त लगेगा, S-500 और Sukhoi 57 में वक्त लगेगा। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि दोनों दोस्त हैं, बैठे हैं, सर बहुत सीनियर हैं, एक मेरे क्लासमेट हैं। देखिए ये जो चेन्नई कॉरिडोर या जो छाबहार के जरिए, ये सब जो है ये ओवर 30 डेज है, ये हमारे ट्रेड को बूस्ट नहीं दे सकते। हमारे ट्रेड को बूस्ट होगा जब आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होगी, जैसे कि मैं कई बार कह चुका हूं, एयर कम रोड कॉरिडोर। मतलब हमारे यहां जैसे नॉर्थ में बठिंडा, हिसार वगैरह की एयरफील्ड जो है कंप्लीट लॉजिस्टिक एयरफील्ड हो, यहां से सिर्फ दुशानबे तक एयर ट्रेवल हो, जो कि जस्ट 2 आवर्स है, बॉम्बे से भी कम है बाय द वे, और दोनों तरफ लॉजिस्टिक हब हो, वहां से भी रोड ट्रांसपोर्ट दुशानबे से आप ताशकंद टू मॉस्को वाया, मतलब साउथ होते हुए रस्तों में दोनों वगैरह, फिर जो है ये पूरा एरिया जो है ना, इसमें ट्रेड बढ़ सकता है। क्योंकि हमारी जो पेरिशेबल गुड्स हैं वो 50, हमारे बनाना थोड़ी जा सकते हैं, वो जाते हैं जब खराब हो जाते हैं एयर से भेजते हैं तो कॉस्टली पड़ते हैं। हमारे जो ग्रेप्स हैं, बहुत सी चीजें वहां जाने की, वहां से जो केमिकल्स आते हैं, मतलब मैंने तो इसमें पूरा मॉस्को में रह के पूरी वो की हुई है। और सर मैं आज शायद दर्शकों को बता दें कि T-55 के कपोला पे सर एक प्राइस लिखी रहती थी, कितनी थी? ₹10,000 थी कि ₹1,00,000 थी सर? केजे सर देखो विशंबर, आप कपोला पे T-55 प्राइस सर, प्राइस विशंबर देखो, ऐसा है जो चीज हमारे दर्शकों को बहुत प्रभावित करेगी कि उस जमाने में रूस हमसे केलों के बदले में टैंक देता था। ऐसी तो के बदले, लेदर के बदले 10,000 रुपीज सर, ₹10,000 कपोले पे लिखा रहता था सर। 10,000 में उस टाइम पे कहां टैंक थे, वो ऐसे कपोले पे, आई रिमेम्बर स्टिल दैट फिगर सर। और इसलिए और वो टैंक कैसे थे, देखो जनरल विशंबर, क्या टैंक थे सर। जब मैं कोर कमांडर था तो मैं 1685 मेरा टैंक था T-55, जिस पर मैं कमीशन हुआ, और जिस दिन मैं आर्मी से मुझे रिटायर किया गया तो मैं 1685 पे ही रिटायर हुआ। वो टैंक ढूंढा गया, मेरे को खासा में उस टैंक पे पुल आउट किया गया। और मैं आपको बताऊं श्वेता जी, आप मानेंगी नहीं, उन टैंकों पे जंग बिल्कुल नहीं लगी। बिल्कुल 40 इयर्स लाइफ। जो टैंक हमने खुद CKD या SKD से बनाए, उन पे जंग लग गई। तो देखिए रशिया का तो सिस्टम ऐसा है कि अगर वहां पर कोई एम्यूनिशन बने और वो एम्यूनिशन गन की बैरल को ब्लास्ट कर दे या फट जाए, उसका कोर्ट मार्शल होता है, सीधा फांसी की सजा हो सकती है उसे। तो और जैसे विशंबर कह रहे हैं, मैं इससे, इनकी बात से सहमत हूं। मुझे भी मौका मिला रशिया में जाने का। वहां पर शहर है चेलाबियांस्क जैसे, जहां पर कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम टैंकों की मैन्युफैक्चरिंग और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग, रेंजेस, वो सब यूरल्स में बने हुए हैं। हमको भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेना पड़ेंगे, क्योंकि देखिए श्वेता जी, बहुत चिंता की बात है, हमारी एक्सपोर्ट्स रशिया को
बांग्लादेश से भी कम है। हालत ये है। तो हमको अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी। हमारा बहुत सारा पैसा जो कि हमने ऑयल के लिए है वो रशिया में फंसा हुआ है, उसको हमने प्रोडक्टिव तरीके से लगाना है। तो बहुत सारी बातों पे चर्चा। जी, ये सारी चीजें रहेंगी, लेकिन एक और चीज जनरल सिवाच जो मैं जोड़ना चाहती हूँ यहाँ पर, वो ये कि रूस यूक्रेन युद्ध, अब यूरोप भी बहुत ध्यान से देख रहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन मिलते हैं तो भारत की तरफ से क्या कहा जाता है। तो उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इंडिया शुड लीन ऑन पुतिन, कि वो इस युद्ध को रोकें। आपको लगता है उस लिहाज से भी आगे कुछ बात हो सकती है, और भारत को किस हद तक इस चीज को इस वार्ता में कम से कम रखना होगा? मुझे लगता है श्वेता करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई यह है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ही की इतनी करेज थी जिन्होंने पुतिन की आंखों में आंखें डाल के बोला था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार, और ये समय लड़ाई का नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी चीज का सलूशन लड़ाई में मैदान में नहीं होता, बल्कि एक नेगोशिएटिंग टेबल से होता है। अगर आज लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट है, जो रूस चाहता है, जो नेटो और यूरोपियन कंट्री चाहते हैं, और जिसके अंदर यूक्रेन भी है, वो मिल नहीं रही, और ये लड़ाई चलती रहेगी। तो अगर ये लड़ाई चलती रही तो इट विल बी डिजास्टर फॉर द होल वर्ल्ड। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर रेट है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री है पुतिन को लेके। तो हम इन्फ्लुएंस ना कर पाए, कम से कम ये बातचीत करें, उनको ये मनाने की कोशिश करें कि भाई ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, बहुत हो गया अभी। हम, मुझे पता है कि क्योंकि काउंटर चीजें आएंगी कि भाई वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है 28 पीस प्लान के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप की है, वो कई चीजें मानने को तैयार है, मगर यूक्रेन नहीं मानने को तैयार, यूरोप नहीं, नेटो मानने को तैयार नहीं। मगर एक बात है कि अगर वो पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री एक इंटरनेशनल लीडर हैं, एक बहुत टॉल लीडर है वर्ल्ड के अंदर, उनकी दोस्ती अगर पुतिन के साथ है तो वो यूक्रेन में भी गए हैं, उनके यूरोप में सभी दो कंट्री जो है, चाहे वो यूके हो, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, इनके सभी लीडर से दोस्ती है, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप से भी अच्छी। वो चाहेंगे ये लड़ाई बंद हो, और मुझे लगता है उसके लिए वो कोशिश करेंगे। क्या ये लड़ाई बंद हो जाएगी ये कहना मुश्किल है, मगर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेरा मानना यह करनी चाहिए, क्योंकि वो एक इस प्रकार से केमिस्ट्री ये पूरा वर्ल्ड देख रहा है। आज जो केमिस्ट्री हो रही है मोदी और पुतिन के बीच में, मुझे लगता है ये एक प्रकार से किसी और लीडर के बीच में ऐसी नहीं देखी गई। इसलिए सबकी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी जो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पुतिन को कि ये लड़ाई बंद होनी चाहिए। पर इसके साथ मैं एक चीज बताना चाहूंगा श्वेता, जो बार बार बात करें, मुझे दुख की बात यह है कि $68 बिलियन का ट्रेड है भारत और रूस का, मगर हम तो $5 बिलियन ही वहां पर एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा $63 बिलियन लेते हैं। जो बात आती है कि भाई हम ऑयल गैस ले क्यों रहे हैं, हम इसलिए ले रहे हैं, 2021 में तो 2% था, अब बढ़ के वो 36 से 40% चला गया, क्योंकि वहां डिस्काउंटेड मिल रहा था। आपका नेशनल इंटरेस्ट बोलता है जहां से सस्ता एनर्जी मिले आप लो, हम ले रहे हैं। मगर आज की तारीख में क्योंकि हमें $100 बिलियन करना 2030 में, मैं ये कहता हूं हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, हमें न्यू मार्केट वहां पर डेवलप करनी चाहिए, वो हमको यकीन करना चाहिए कि रूस हमारा सामान खरीदे। इसके लिए कनेक्टिविटी चाहिए। जाहिर है भारत इस मुद्दे पर जरूर चर्चा करेगा। श्वेता, ये चेन्नई वेल्डिस्टोक जो बात कर रहे हैं, ये सी रूट है, मैरीटाइम रूट, जो ज्यादातर ट्रेड तो समुद्र के थ्रू जाता है, पेरिशेबल आइटम छोड़ दो बाकी चाहिए। इसी प्रकार से नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो पूरा फंक्शनल होगा, ये बहुत जरूरी है। मेरा मतलब ये है किसी तरीके से हमें ये देखना चाहिए कैसे हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाए रूस में। ये $5 बिलियन बहुत कम है, हमारा होना चाहिए कम से कम $50 to $70 बिलियन। जब आप अमेरिका की बात करते हैं तो वहां $132 बिलियन है, हमारा जो एक्सपोर्ट है वहां पर $95 बिलियन। तो ये भी समझना चाहिए, हमें आने वाले समय में रूस में अपना एक्सपोर्ट बनाना पड़ेगा, हमें और देखनी पड़ेंगे, रूस को भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा भारत में, अपना एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना, इकोसिस्टम चेंज करना पड़ेगा जिससे ये ट्रेड बढ़े। आज हमने बात कर रहे हैं कि स्किल लेबर लेगा,
स्किल लेबर और भी बढ़ा सकते हैं, और आप देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वांटम कंप्यूटिंग में बातचीत होगी। तो मुझे लगता है प्लथोरा ऑफ बातें हैं। हाँ, ये सच्चाई है, कई चीजें डिस्कस हो चुकी होंगी, मगर कई बार क्या होता है जब दो लीडर मिलते हैं तो वो गेम चेंजर हो सकता है। जहां चीज रुकी हुई उसको हम आगे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि डिफेंस बहुत के सारी जो चीजें हैं जो ऐसा लगता है जनरल दयाल कि अगर रूस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत हो रही है, ये उनका अहम विजिट यहाँ पर हुआ है, तो बाकी देश भी देखेंगे। अब अमेरिका ने रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की कि कितने लोग भारत से आ सकते हैं वहां पर, वीजाज को लेकर बाकी देशों पर भी कड़ाई है, प्रभाव भारत पर ज्यादा पड़ जाता है उसका। उसके साथ ही जो उसके टैरिफ्स की वजह से हमारे प्रोडक्ट्स जो सफर कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें, रशिया भी तो एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है इस चीज को। बिल्कुल देख रहे हैं। और देखिए, हमने भी तो अपॉर्चुनिटी देखी ना, जब रशिया के इंपोर्ट्स यूरोप से कम हुए तो हमारे यहाँ जो 1 कुछ बिलियन था वो 4.5 बिलियन पे गया। और बहुत सी कंपनी श्वेता ऐसी हैं जो इंडियन कंपनीज हैं, लेकिन दुबई से और ओमान से और यूएई से एक्सपोर्ट कर रही है इस दौरान में। वो ट्रेड भी एक्चुअली बेसिकली इंडियन कंपनीज का ही है, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा इस 4.5 बिलियन में। तो सिर्फ उतना है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, हमने भी इंपोर्ट वहां से लिया बिकॉज रशिया की ऑयल एंड गैस जो यूरोप में नहीं गई, उसको रास्ता हमारे यहाँ मिला। तो ठीक इसी तरह से जो हमारे, अनफॉर्चुनेटली क्या बात है, हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट्स थे अमेरिका को, उसके अंदर रॉ मटेरियल काफी रशियन था ना, जेम्स, और इसमें हम रशिया से रॉ जेम्स लेते, और यहाँ हमारे यहाँ पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री है जो एक्सपोर्ट करती थी। तो इसमें कहीं, और कुछ हम लोग चाइनीज बेस्ड थी कुछ हमारी रॉ मटेरियल्स। तो इसमें जो एक्सपोर्ट है जो अमेरिका का, उसके लिए हमें मार्केट्स ढूंढने। और रशिया के साथ एक देखिए ना, कुछ हमारी कंपल्शंस हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। हमारे यहाँ जैसे पूरा का पूरा हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसमें 70% ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट लाइसेंस प्रोडक्शन की तरह है। आप जो कारें बना रहे हो वही तो जर्मन कार्स हैं या जापानीज कार्स हैं जो आप बना रहे हो, वो रशिया के क्लोज में तो यूरोप था ना। तो हम उस गैप को भी नहीं कंपीट कर पाए, क्योंकि हमारी प्राइवेट कंपनीज भी जो अमेरिकन सैंक्शंस हैं उनसे घबराती हैं। हाँ। जैसे हमारी BHEL है, एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, लेकिन पब्लिक सेक्टर यूनिट का जो रशिया में जो टर्बाइन्स हैं, अब वो बिकॉज उन टर्बाइन्स में कुछ जर्मन कंपोनेंट्स थे और वो ऑफ रोड पड़ी थी। 1.5 साल से तो मैं वाकिफ हूं, वहां से मिनिस्टर तक आ चुके हैं, पावर मिनिस्टर तक, लेकिन BHEL की अपनी कंपल्शंस है। तो इंडियन कंपनीज की जो कंपल्शन है वो हमें समझनी पड़ेगी। तो हमारा जो ट्रेड है, पहले एग्रीकल्चर में कुछ चीजें थी, टी वगैरह, अब टी तो चलो वो अभी भी जा सकती है, पर उसको श्रीलंका ने रिप्लेस किया। कुछ चीजें जो हमारी कॉटन बेस्ड थी उसको बांग्लादेश ने रिप्लेस किया जो हमारी वो थी। तो कुछ चीजें हमारे कंपिटिटर्स हैं, और मेरा मानना ये है कि जी शॉर्टेस्ट, और ये मैं बहुत बात कर चुका हूँ ट्रेडर्स से, कुछ हमें एक कॉरिडोर निकालना पड़ेगा जो बहुत शॉर्ट हो। जो आप एक एयर कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, देखो मतलब आप रशिया में चीजें जो हैं दिखने को मिलें। मंजीत अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बड़ी खबर मंजीत की तरफ से आ रही है, जो इंडिया रशिया मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट्स पे चर्चा हो सकती है कल। मतलब जो एक डील्स की हम बात कर रहे हैं, उससे बढ़कर हम कुछ ही देर में उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जनरल KJ सिंह, जो जानकारी आ रही है वो ये कि मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर बात हो सकती है, चूंकि किसी भी उपकरण को सिर्फ लेने की नहीं, बल्कि एक प्रोजेक्ट के तौर पर आगे अगर हम उसे देखें तो वो जो हम व्यापार की भी बात कर रहे हैं ना, वो जो हम बाकी चीजों की बात कर रहे हैं, वो भी बहुत हद तक कवर अप होती हैं जब आप उस चीज की तकनीक आप तक ट्रांसफर होती है, और तब वो केवल एक डिफेंस की साझेदारी नहीं रह जाती है, आपके देश की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ जाती है। देखिए श्वेता जी, ऐसा है, कोई भी चीज जो बनाई जाती है, क्योंकि मैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के साथ अभी संबंधित हूं, जैसे कि मान लो एक गन बनाई जा रही है, तो उस गन के साथ आप मान के चलें कि लगभग 1000 एंसिलरी उसके साथ काम करेंगी। इस तरीके से होता है। तो हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि रशिया के साथ मिलकर हम पहले से ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को चला रहे हैं। अमेठी के अंदर हम AK-203 राइफल्स को बना रहे हैं, जो कि हमारी मेन लाइन राइफल बनेगी। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ एक रुकावटें पहले से आई हैं,
कुछ एक समस्याएं हैं, हो सकता है कि इस बातचीत में वो पूरी तरीके से दूर हो जाए। ये गति शक्ति पकड़ ले जो कि हमारे प्रधानमंत्री कहती हैं। इसी तरीके से हमारे Su-30 की असेंबली लाइन से हमारे जो टैंक्स हैं T-90, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग, मीडियम रिपेयर, ओवरहॉल, इसमें रशियन इनपुट्स है। तो शिप्स के अंदर है, और जो सबमरीन प्रोजेक्ट है उसमें तो कोई हमारे साथ जो सामरिक वाले हैं जिसमें कि न्यूक्लियर एलिमेंट आ जाता है पावर प्लांट में, उसमें तो रशिया ही है। रशिया ने ही हमको लीज की चक्रा सबमरीन, और अभी फिर बातचीत चल रही है लीजिंग की। तो मेरी ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो थोड़ी झिझक है वो दूर होगी और कोऑपरेशन होगी। और जैसे आप कह रही थी थोड़ी देर पहले कि अगर ये ग्लोबल हब बन जाए, यहाँ पर मीडियम रिपेयर, ओवरहॉल, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग होने लगे, और भारत, जैसे हम एप्पल का फोन भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ बनाकर एयरक्राफ्ट्स और दूसरे आर्मामेंट्स को, जैसे ब्रह्मोस को अभी हमने फिलीपींस को दिया, अब हम इंडोनेशिया को देने वाले हैं। और तो अब अगर रशिया के साथ मिलकर ब्रह्मोस NG की बात हो रही है, नेक्स्ट जनरेशन की बात हो रही है। मंजीत हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन मंजीत ब्रेक का वक्त हो चला है, इसलिए बहुत छोटे में आपसे जानना चाहेंगे, ये काफी एक्साइटिंग एक बात हो सकती है अगर एक मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट्स की चर्चा कल हो। श्वेता, दो चीजों को लेकर जो पुख्ता जानकारी मेरे पास मौजूद है, उसमें रूस के साथ सुखोई 30 MKI जो लड़ाकू विमान भारत के पास है, उसमें 100 विमानों को अपग्रेड करने की बात चल रही है, उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाने की बात चल रही है, जिसको लेकर बात होगी। और एक S-400 और S-500 को लेकर, जो S-400 की 2 बची हुई स्क्वाड्रन है, उसके अलावा S-500 पर भी बातचीत को लेकर तैयारी की गई है। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल